हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? धातु और अधातु। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। आओ जरा बात करें। पहले नंबर का प्रश्न है, देखो धातु और अधातु अगर पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो परमाणु संख्या का याद होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। पहले नंबर का प्रश्न ठीक हमारा वहीं से है कि यहां पर पूछा जा रहा है तुमसे कि सोने सोने की परमाणु संख्या कितनी है। सोना मतलब क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड की परमाणु संख्या कितना होता है जरा बता दो, बता दो। तो सोने की परमाणु संख्या होता है 79, जो कि तुम्हारा सही उत्तर है। ठीक है, तो तुमको याद ही रखना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है पीतल क्या है? एक धातु है, एक अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो पीतल को क्या बोलोगे? देखो पीतल बेसिकली एक मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अब दो या दो से अधिक धातुओं को इसलिए मिलाया जाता है कि देखो यहाँ पर सपोज हमारे पास अभी पीतल ही बना रहे हैं ना। पीतल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तांबा और जस्ता का। किसका प्रयोग करते हैं? तांबा और जस्ता। अब यहाँ पर तांबा और जस्ता, कॉपर और जस्ता का प्रयोग इसलिए किया था कि एक ऐसा धातु चाहिए था जिसमें कुछ गुण तांबा का हो और कुछ गुण जस्ता को, जिसके कारण क्या बनाया गया? हमारा तांबा और जस्ता को मिलाया गया और बन गया हमारा मिश्र धातु। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगर हम बात करें कांस्य जो बना होता है ना, वो ताम्र से। ये तो ऊपर ही लिखा है ताम्र से। और ताम्र की मात्रा यानी कि तांबे की मात्रा इसमें कितना होता है? 88%। कितना होता है? 88%। और यहाँ पर टीन की मात्रा जो है यहाँ पर कितना होता है? 12%। कितना होता है? 12%। तो ये हुआ तुम्हारा कांच का बनावट। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? देखो उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस। ये ऐसे तत्व है जो किसी भी दूसरे तत्वों के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और ये गैस तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन में तो आर्गन हो जाएगा। अब ये गैस है कौन कौन सा? अगर अगले प्रश्न में तुमको पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है तो क्या बताओगे? तो याद ही कर लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये तुम्हारा अक्रिय गैस है। नाम सहित सिंबल सहित तुमको इसको याद रखना है। आगे से प्रश्न पूछेगा तो तुम इजिली बता पाओगे। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है सिलिकन क्या है? ध्यान देना, प्रश्न में पूछा जा रहा है सिलिकन क्या है। तो सिलिकन तुम्हारा एक उप क्या है? उप धातु है। धातु नहीं है, अधातु नहीं है, मिश्र धातु है। तो उपधातु होता कौन कौन है जरा ध्यान रखना। उपधातु में याद रखेंगे हम जर्मेनियम, बहुत कम है तो इसको याद ही रख सकते हो। एक तो जर्मेनियम हो गया, एक तो सिलिकन जो दिया हुआ है वो तो हो ही जाएगा, सिलिकन। इसके अलावा अगर बात करें एंटीमनी, एंटीमनी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर बोरन, बोरान। इसके अलावा अगर बात करें तो एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। ये भी हमारा उपधातु हो जाएगा। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। ये भी हमारा उपधातु हो जाएगा। आर्सेनिक, आर्सेनिक। तो मोटा मोटी सारा का सारा उपधातु तुम्हारा यहाँ से कवर हो चुका है। तो अब यहाँ से आगे तुम्हारे सामने अगर प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, इनमें से लिस्ट में से कुछ भी आएगा तो तुमको वहां पर टिक कर देना है। प्रश्न में कहा जा रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? तो हमको पता है जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु, मेटल्स मतलब क्या? धातु। वो क्या करता है? अपने बाहरी कक्षा से एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बना लेता है। इसलिए इसको विद्युत धनात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है? तो धातु हमारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो अगर तुम ध्यान से देखो
तो हो सकता है सोना 24 कैरेट का हो, 16 कैरेट का हो, 22 कैरेट का हो, 18 कैरेट का हो, लेकिन जो शुद्ध सोना हम लोग जो मानते हैं ना, जो बाजार में मिलता है ना, वह शुद्ध सोना होता है तुम्हारा 22 कैरेट। 22 कैरेट से ज्यादा सोना का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? क्योंकि 22 कैरेट अगर शुद्ध सोना ले ले तो फिर समस्या हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध सोना हो सकता है बहुत ज्यादा लचीला हो, ठीक है, और अगर गहना बनाया जाए इससे तो नीचे गिरेगा और नीचे गिर के चटक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए 22 कैरेट से ज्यादा सोना का प्रयोग नहीं किया जाता है। 22 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 91.6% यहाँ पर होता है गोल्ड, और अगर हम बात करें 8.4% यहाँ पर अदर मेटल्स इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, आसानी से लचे नहीं, मुड़े नहीं, इस कारण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है जस्ता का अयस्क इनमें से कौन है? तो अगर जस्ता के अयस्क की बात करोगे तो सही ऑप्शन तो तुम्हारा सीने बार हो जाएगा, सीने बार बोल रहे जिंक ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलेंगे? जिंक ब्लेंड। एक तो ये हो गया तुम्हारा। इसके अलावा अगर बात कर ले तो केलेमाइन, इसका सूत्र होता है ZnCO3। ZnCO3 ये हो गया तुम्हारा केलेमाइन। ये सब जस्ता का अयस्क है, ध्यान से देखते चलो। फिर होता है जिंकाइट, ZnO, ये हो गया हमारा जिंकाइट। और एक और अयस्क ले ले, जिंक साइनल, ZnAl2O4, ये होता है तुम्हारा जिंक साइनल, जिंक साइनल। तो ये सारे के सारे किसका अयस्क है? ये सारा का सारा जस्ता का अयस्क है। तो आगे से तुम्हारे सामने अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो तुम बोल सकते हो बाबू ये जस्ता का अयस्क है, नाम भी दे दिए, सूत्र भी दे दिए, तो इजिली तुम पता लगा सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा तत्व होता है, आओ जरा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन तुमको पता चल जाएगा। जो हमारा स्टील होता है ना, हमने क्या कहा? स्टील। स्टील किसका बना होता है, जाओ जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टील बना होता है तुम्हारा लोहा, ठीक है, कार्बन, दो पदार्थ हुआ, अभी गिनते जाओ। इसके अलावा है क्रोमियम, क्रोमियम। इसके अलावा है तुम्हारा निकेल सिलिकन, निकेल सिलिकन, सिलिकन। इसके अलावा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और देन हमारे पास है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। तो इतने सारे पदार्थों से मिलकर के स्टील बनता है, ठीक है। लेकिन जो मुख्य अवयव होता है ना, वो लोहा और कार्बन यहाँ पर होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा कौन सा तत्व मौजूद है? तो देखो एल्यूमिनियम एवं लेड कहीं भी यहाँ पर नहीं है, चांदी निकेल कहीं भी यहाँ पर नहीं, चांदी नहीं होता है तो निकेल तो होता है, बट यहाँ पर चांदी नहीं होता है। निकेल और क्रोमियम, यहाँ पर देखेंगे निकेल है, क्रोमियम है, ये है हमारे पास, ठीक है, और मैग्नीज है, क्रोमियम है। तो मैग्नीज क्रोमियम यहाँ पर दो ऑप्शन में आ रहा है, एक तो निकेल भी आ रहा है, क्रोमियम भी आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है। तो अब ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो मारेंगे, तो मैग्नीज और क्रोमियम हमारा सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा, बट ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए था। प्रश्न में कहा जा रहा है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो तुम बार बार बोल रहे हैं तुमको कि जितने भी तत्वों की परमाणु संख्या है कम से कम 1 to 30 पूरा याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक सारे परमाणु संख्या और उसके तत्व का नाम संकेत तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू। बार बार हम तुमको बोल रहे हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो ये तुमको याद रखना है, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान दो, यहाँ पर अभिक्रिया करा लेते हैं ना। देखो जिंक का अभिक्रिया करा दिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ, तो ये बन गया हमारा, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। Zn क्या करेगा? हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन को हटा देगा तो बन जाएगा हमारा ZnSO4। हाइड्रोजन बाहर गया, H2 बाहर चला गया। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।
प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, बता दो जरा। अब जाहिर सी बात है जिसका परमाणु द्रव्यमान, जिस धातु का परमाणु द्रव्यमान, हमने क्या कहा, परमाणु द्रव्यमान जिसका अधिक होगा, ठीक है, वो धातु तुम्हारा भारी धातु होगा। अब अगर हम बात करते हैं लिथियम का परमाणु द्रव्यमान तो ये होता है लगभग 7 AMU। अगर हम बात करें यूरेनियम के परमाणु द्रव्यमान के बारे में तो ये होता है 238 AMU। सीजियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है 138 AMU और आयरन का परमाणु द्रव्यमान होता है 56 AMU। तो सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान किसका है, यूरेनियम का है। तो मतलब ये यूरेनियम हमारा सबसे अधिक भारी धातु हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, और इसको समझने के लिए तो हमको फिर चलना पड़ेगा क्रियाशीलता श्रेणी में। आ जाओ जी। अब क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, क्रियाशीलता श्रेणी आओ जरा हम बात करें। ये है हमारा सोडियम, पोटेशियम, फिर है हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। इसके बाद हमारे पास लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है। लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है। देन इसके बाद मरकरी है, और मरकरी के बाद तुम्हारा सोना है, सॉरी चांदी है, और देन सोना है। ये तुम्हारा सक्रियता श्रेणी है। अब सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों का जो क्रियाशीलता है वो कम होता है, मतलब ये रिएक्शन कम करे। जैसे ऊपर में सबसे ऊपर में कौन है, पोटासियम है और सोडियम है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसको अगर हवा में खुला छोड़ दो तो जल जाएगा। सबसे नीचे में कौन है, सोना है, तो ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है, मस्त अपने अपने आप में रहता है, इसलिए सोना देखो जल्दी खराब भी नहीं होता है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो अगर हम देखें गौर से तो सबसे नीचे देखो कौन आ रहा है, मैग्नीशियम हमारा ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो मैग्नीशियम तो होगा नहीं। आयरन दिया है तो आयरन इसमें कहीं पर आ रहा है क्या, आयरन, हाँ, तो आयरन से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम आयरन की क्रियाशीलता हो गया। फिर आ रहा है जिंक, जिंक से ज्यादा यहाँ पर किसका क्रियाशीलता है, आयरन से ज्यादा जिंक की क्रियाशीलता है। फिर हमारा आ रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पहले, यानी कि सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है यहाँ पर, आयरन की। ध्यान से देखो सब ऊपर है, ध्यान से देखो ना, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम सब आयरन से ऊपर है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन चारों लगातार है ना, तो सबसे कम क्रियाशीलता किसका है, आयरन का। सी ऑप्शन यहाँ तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, और ये गैस है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में ले जाएंगे तो चूने के पानी को यह दुधिया कर देगा। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखो धातु जो है ना, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और पोटासियम हो गया, पोटासियम हो गया, इन सारे धातुओं को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब मे बी लिथियम शायद नहीं होगा, या हो भी सकता है, बट सोडियम और पोटेशियम तो कंफर्म है कि इस दोनों धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो देखो, अब फ्राइंग पैन है तो जाहिर सी बात है फ्राइंग पैन में तो ग्रीज तो लगाएंगे नहीं। अब फ्राइंग पैन है तो उसमें पेंट भी नहीं लगाएंगे, पेंट भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो एक ही तरीका है हमारे पास कि फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, और जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो जिंक की परत चढ़ा करके लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जाता है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे पास कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु की बात कर किया जा रहा है, तो अधातु में देखेंगे ब्रोमीन, ये हमारा सही उत्तर होगा। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और अगर धातु का बात आ गया तो धातु कौन होता है कमरे के ताप पर द्रव, बताओ जरा। तो Hg यानी कि हमारा पारा, ये कमरे के ताप पर क्या होता है, हमारा द्रव होता है, धातु है ये। अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप
होता है, इसका कारण क्या है? इस बस सिंपल सा कारण है ना बाबू। अब ऐसा नहीं है कि जिंक जो है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा, बिल्कुल करता है, हालांकि बहुत स्लो करता है बट करता है। और टिन भी करता है, देखो जरा, तो एसएन होता है टिन, ये भी अभिक्रिया करता है और जेडएन भी करता है, लेकिन जिंक से कम अभिक्रियाशील टिन होता है। क्या होता है? जिंक से कम अभिक्रियाशील टिन होता है, जिस वजह से टिन का लेप लगाने पर क्या होता है, टिन का लेप लगाने के क्या होता है कि जल्दी खराब नहीं होता है। इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है, बल्कि टिन का लेप लगाया जाता है। देखो ऑप्शन, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बिल्कुल नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, बिल्कुल नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, सी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा। चलो जी, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, हमको ये बताना है। तो जरा बता दो कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है। ये है तुम्हारा एल्यूमिनियम का अयस्क, इसका एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम का और भी अयस्क होता है, एक तो क्रायोलाइट बता दिया। क्रायोलाइट का सूत्र पता है तुमको क्या होता है? क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F)6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बार बार तुमको पूछा जाता है वो बॉक्साइट से रिलेटेड, बॉक्साइट का सूत्र बता दो तुम। बॉक्साइट का होता है AlOH का हल थ्राइस, ये होता है तुम्हारा बॉक्साइट का सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है तुम्हारा किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। अब ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, परमाणु के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये हमारा बिल्कुल बीच में नाभिक होता है, और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके बाहरी अलग अलग कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये किस सूत्र के द्वारा दिया जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन 2n² द्वारा इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरह से बताया है, और तुमको अगर याद होगा तो बता सकते हो कि उपधातु कौन है, जर्मेनियम जी। ठीक है, बाद बाकी जिंक धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन धातु है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो जरा बताओ हमको कि इनमें से सबसे कम गलनांक किसका होता है, जरा ये हमको बता दो। तो सबसे कम गलनांक तुम्हारा सोडियम धातु का होता है। किसका होता है? सोडियम धातु का होता है। बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। हालांकि ये गलता नहीं है, नॉर्मली पानी में तो नहीं घुलता है, ये पानी में जाके फट जाता है, ये बात समझो। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये तीनों का तीनों अधातु है, BCD। कार्बन हमारा अधातु है। चलो जी, आगे बढ़े। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। देखो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कैसे बोल सकते हैं, देखो एक धातु लेते हैं हम मैग्नीशियम, और इसका अभिक्रिया करा देते हैं हम जल के साथ। जैसे ये अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा धातु का ऑक्साइड, यानी कि ये बन जाएगा MgO, और H2 हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा ऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है हमारा धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तुम्हारा पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद तुम्हारा सोडियम होता है। तो डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध तांबे का क्या बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट्ट, इनमें से या तो एनोड बनाया जाएगा या कैथोड बनाया जाएगा, ये हमको बताना है। तो अगर हम बात कर ले, देखिए जरा, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि है, पहले तो ये समझो। अब पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है, एक इस प्रकार से कंटेनर लिया जाता है, इसमें दो छड़ लिया जाता है, जो कोई हमारा धातु होता है और सुचालक होता है। ठीक है, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब समझो इसमें क्या किया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा, शुद्ध धातु का। यहाँ पर अशुद्ध धातु का पूछा जा रहा है ना, तो शुद्ध धातु का कैथोड होगा और अशुद्ध धातु का एनोड होगा। अशुद्ध धातु का क्या होगा, एनोड होगा। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।
प्रश्न में कहा जा रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाया जाता है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पता है ना, पहले भी हम बता चुके हैं कि लोहा को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो जी। प्रश्न कहा जा रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में, तो अभी जस्ट हमने पहले ही देखा है बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। अब अगर हम बात करें बॉक्साइट के सूत्र के बारे में, देखो अगर तुमको अयस्क का सूत्र पता है ना, तो तुम इजिली बता सकते हो AlOH का हल्तरस, ये बॉक्साइट का तुम्हारा सूत्र होता है। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा किसका अयस्क, ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम का अयस्क। चलो जी, प्रश्न यहाँ पर, हाँ, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है, तो सोडियम की संयोजकता अगर हम देखें सोडियम के बारे में, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर यहाँ पर बात करेंगे, परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 1। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, या तो संयोजकता वही होता है, या बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो उतना वही संयोजकता होता है। तो समझो यहाँ इस बात, अगर कोई धातु है और इसकी संयोजकता पूछा जा रहा है, तो उसका संयोजकता बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता के बराबर होगा। तो सोडियम धातु है और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन, जो पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ना, ये ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि दूसरे अधातु की बात करेंगे ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या, बार बार बोल रहे, परमाणु संख्या तुमको याद करना पड़ेगा, कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 यानी कि 19 होता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ये तो हम बता चुके हैं बाबू। चलो जी आगे बढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, अब इस ऑप्शन में जो दिया है इसके अनुसार हमको बताना है। तो सक्रियता श्रेणी जो हम शुरू में ही जिसके बारे में बात किए थे, और उसमें देखेंगे तो हमारा सबसे ऊपर क्या आता है, पोटासियम, और पोटासियम के बाद आता है सोडियम, इसके बाद सारे के सारे धातु और दूसरे एलिमेंट आते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा सोडियम यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी जिसमें जितना तत्व दिया है उतना तत्व, अगर पोटेशियम रहता तो पोटेशियम हो जाता, यहाँ पर सोडियम ही दिया है तो सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। प्रश्न में कहा जा रहा है पारे का अयस्क यहाँ पर कौन सा है, तो पारे का अयस्क अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, पारे का अयस्क हो जाता है यहाँ पर HgS यानी कि सीने बार होता है, और इसका सूत्र हम लिखेंगे HgS। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करेंगे। चलो, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग क्या होता है, तो अगर हम NO2 के धुएं के रंग की बात करते हैं, तो NO2 का धुआं का जो रंग होता है वो होता है भूरा, ना लाल ना हरा ना पीला, ये होता है भूरा। NO2 के रंग क्या होता है, भूरा होता है, ये तुमको ध्यान रखना है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है, अगर साधारण ताप पर हम बात करेंगे फास्फोरस का जो अनुसूत्र होता है वो होता है P4, डी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो स्टेनलेस स्टील पहले भी हमने बताया है बाबू, लोहा का मिश्र धातु है, तांबा का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है, तो स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या होता है, लोहा और कार्बन मुख्य अवयव है। इसके अलावे भी दूसरे अवयव भी पाए जाते हैं, जैसे निकेल, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, ये सब भी पाया जाता है, बट लोहा और कार्बन स्टेनलेस स्टील में मुख्य उसका अवयव है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है पीतल क्या है बाबू, आगे बता दो। पीतल हमारा यहाँ पर एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्यों मिश्र धातु है, क्योंकि यह दो धातुओं से मिलकर के बना है। पहला है हमारा तांबा मिश्र धातु, अगर हम बात करते हैं पीतल की, तो इसमें तांबा होता है तुम्हारा 70%, और दूसरा जो हमारा धातु है वो होता है जस्ता, जस्ता होता है इसमें 30 यानी कि 30%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, सबसे अच्छा चालक कौन रहता है विद्युत का, बता दो जरा। तुम बोलोगे एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका तार भी बनता है। बिल्कुल नहीं बाबू, ये नहीं है। एल्यूमिनियम का तार हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। कॉपर का तार हम लोग इसलिए बनाते हैं विद्युत के लिए कि विद्युत का सुचालक तो होता ही है, साथ ही साथ सस्ता होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा चालक है वो है तुम्हारा चांदी, है ना। ये सबसे अच्छा चालक है, बी ऑप्शन सही होगा। इसका प्रयोग नहीं करते हैं घरों में क्योंकि यह ज्यादा महंगा होता है। चलो जी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर वायुमंडल में जो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है वो हमारा 0.03% से 0.04% के बीच में वेरी करता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे जी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन है, इसके बाहरी कक्षा में 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनायन बन जाता है, तो Na+ और जो लेता है उस पर माइनस बन जाता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो यौगिक बनता है ना, पूर्ण स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग या तो बोलते हैं आयनिक यौगिक, या तो बोल देंगे हम लोग आयनिक यौगिक, या बोलेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजी यौगिक। अब बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है सिलिका क्या है। देखो एक तो है सिलिकन, सिलिकन अगर बोलेगा तो उसको बता सकते हैं धातु है, धातु, बट यहाँ पर सिलिका बोला जा रहा है। सिलिका होता है SiO2। क्या होता है, SiO2, ठीक है। ये सिलिकन का ऑक्साइड है और सिलिकन का ऑक्साइड ना धातु है ना धातु है, उपधातु है, ये कंपाउंड है यानी कि ये एक यौगिक है। तो डी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा, कुछ नहीं है ये। प्रश्न में यहां पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखना, 42 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। कहा जा रहा है यदि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करे, तो हमने लिया आयरन, आयरन लिया और इस पर हमने जलवाष्प प्रवाहित किया। जलवाष्प मतलब पानी ही होगा ना, ठीक है। जलवाष्प प्रवाहित किया तो बनेगा क्या, बनेगा हमारा Fe3O4 और प्लस में H2। तो क्या बन रहा है हमारा Fe3O4। सी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। जरा ध्यान से देखना, हमने पहले भी इस प्रश्न के बारे में बात किया है। शुद्ध सोना, एकदम बिल्कुल शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बट 24 कैरेट का सोना अभी मार्केट में अगर गहने लेने के लिए जा रहे हो तो 24 कैरेट का तो नहीं मिलेगा तुमको, 22 कैरेट का मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि 24 कैरेट का सोना हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लचीला हो, है ना, तो 22 कैरेट का ही मिलता है तुम्हारा। अब 24 कैरेट का जो सोना होता है 99.9% इसमें सोना होता है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है, परमाणुओं का अनुपात क्या है, जरा ये बताओ। तो यहाँ पर अगर जल का सूत्र देखें तो H2O होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जल का सूत्र यहाँ पर H2O होता है और इसके परमाणुओं का अगर हम अनुपात देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणुओं का अनुपात है 2:1 है। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, जरा ध्यान से देखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक तो हमारा सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZnO2, एक तो ये बना देगा, ठीक है। दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से बन जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, ZnO2 इधर गया, Na2ZnO2 और H2, डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में। कुछ प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास इस धातु और अधातु चैप्टर में बच गए हैं, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करो, ठीक है, वेट करो।